ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हमारे जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं वो, और उनका जो नंबर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत ये है कि हम इनको क्लासीफाई करें, हम इनको डिवाइड करें, है ना, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया जा सकता है ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, और साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स में, या रिंग कंपाउंड्स में। ठीक है, फिर जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो एलिसाइक्लिक हो सकते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। फिर आपके जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो होमोसाइक्लिक हो सकते हैं या हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके समझते हैं, ऐसे ही समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, वन सेकेंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, नो ए साइक्लिक या ओपन चेन और रिंग। जैसे कि ए साइक्लिक कैसा हो गया, कोई ऐसा एक सेकेंड, कोई आपका ऐसा कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, ये आपका ए साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ओपन चेन कंपाउंड हो गया। और एक आपका ये कंपाउंड है तो ये आपका क्लोज चेन कंपाउंड हो गया या रिंग कंपाउंड हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो पहला वाला डिवीजन तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक और साइक्लिक। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो कि आपका साइक्लिक है, तो साइक्लिक को फर्दर हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो डिवीजन हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। अब बात करो एरोमेटिक कंपाउंड की, तो जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड को हम चार में डिवाइड कर सकते हैं, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, चार है, तीन है, अच्छा, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये डिवीजन समझ में आ गए। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन सा कंपाउंड कैसा होता है। सो कमिंग टू ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, ओपन चेन कंपाउंड्स को, और इसमें स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर। जैसे आपका इथेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इसमें किसी प्रकार की कोई रिंग नहीं फॉर्म हो रही, साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम एलिफैटिक कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले पे जो कि है साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स। तो इसके अंदर दो डिवीजन्स हमने पढ़े थे, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक या जिनको एलिफैटिक साइक्लिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें कार्बन एटम होता है जो कि रिंग की फॉर्म में ज्वाइंट होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ दे रखे हैं, जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन है। कभी कभी एटम्स कार्बन के अलावा भी प्रेजेंट होते हैं तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन के एटम्स मौजूद हैं, कार्बन के साथ चेन बन रही है, तो वो होमोसाइक्लिक हो गया। और अगर आपका कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद है तो वो आपका हेट्रोसाइक्लिक हो गया। जैसे कि आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस तरीके के कंपाउंड का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, अच्छा, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एलिफैटिक कंपाउंड से सिमिलर होती हैं, ज़्यादा सिमिलर होती हैं। दूसरा टाइप है आपका साइक्लिक कंपाउंड्स का एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स स्पेशल टाइप के कंपाउंड हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में यूनिट 13 में। इनके अंदर बेंजीन आता है और बेंजीन जैसे ही दूसरे कंपाउंड्स आते हैं जिनको बेंजेनॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं उनको वो हेट्रो एटम उनमें भी हो सकता है, रिंग में एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कोई हेट्रो एटम हो सकता है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल्स अलग अलग तरीके के एरोमेटिक कंपाउंड्स के दे रखे हैं, जैसे कि बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है। पहला आपका बेंजीन रिंग है, उसके साथ अगर आपने एक NH2 ग्रुप अटैच कर दिया तो वो हो गया एनिलीन, और अगर आपके दो साथ में अटैच्ड हैं बेंजीन रिंग्स तो वो हो गया आपका नेप्थलीन। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की बात करें, यानी जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो ही ना, नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड, तो बेंजीन रिंग ना मौजूद हो, जैसे ये कंपाउंड है, इसके अंदर कितने कार्बन है, कार्बन काउंट कर लो पहले इसके।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका नाम है ट्रोपेन, ट्रोपोन नाम है इसका। ये एक नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड है। नाउ मूविंग ऑन, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका फ्यूरान हो गया, थियोपीन हो गया और पायरिडीन हो गया। फ्यूरान में ऑक्सीजन है और थियोफीन में सल्फर है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है। 4 कार्बन एटम है, साइक्लिक है, डबल बॉन्ड है 2, फ्यूरान है, और अगर सल्फर है ऑक्सीजन की जगह तो वो थियोफीन हो जाएगा। और अगर जैसे बेंजीन रिंग है लेकिन एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन एटम है तो फिर वो बन जाएगा आपका पायरिडीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, फैमिलीज़ में या होमोलॉगस सीरीज़ में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि कार्बन चेन से जुड़ा रहता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे कि आपका OH ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप CHO, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। अब बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज़ की। तो एक ग्रुप या सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक खास तरीके का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और वो एक होमोलॉगस सीरीज़ फॉर्म करे, तो इस सीरीज़ के सारे जो मेंबर्स होंगे उनको हम होमोलॉग्स बोलेंगे। और एक चीज़ और आपको समझनी है कि इनके अंदर खास तरीके का फंक्शनल ग्रुप होगा, इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा आपस में मिलती जुलती होंगी, ठीक है। और जो मेंबर्स होंगे होमोलॉगस सीरीज़ के उनको हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो एक कार्बन एटम से डिफ़र करेंगे, एक CH2 यूनिट से डिफ़र करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। बहुत सारे होमोलॉगस सीरीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनमें से कुछ हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, हेलो एल्केन्स, एल्केनॉल्स, एल्केनल्स, एल्केनोन्स, एल्केनोइक एसिड्स और अमीन्स। ये भी पॉसिबल है कि कोई कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो इससे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की शुरुआत होती है, ठीक है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की एक कैटेगरी और उभर के आती है, निकल के आती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, नाम कैसे रखना है? हो तो गया अनऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा, लेकिन अब इसको नाम कैसे देंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, लाखों के हिसाब से कंपाउंड है, और इनको पहचानने के लिए एक सिस्टमैटिक मेथड होना ज़रूरी है इनका नाम रखने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं IUPAC। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर में जो नेम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर से कोरिलेटेड होते हैं, ताकि जो रीडर है या जो लिसनर है जो पढ़ रहा है वो स्ट्रक्चर नाम से ही बना सके, है ना। तो IUPAC सिस्टम से पहले, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नाम दिए जाते थे वो उस कंपाउंड के ओरिजिन के बेसिस पे दिए जाते थे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे कोई कंपाउंड है, मान लीजिए जो आपका आंट है, चींटी है, तो चींटी के डंक से निकलने वाला जो एसिड है उसको फॉर्मिक एसिड बोल देते, तो वो उसका कॉमन नेम है आज की डेट में, लेकिन वो बना है उस क्योंकि फॉर्म जो वर्ड है वो आता है लाल चींटी के लिए, है ना। इसी तरीके से आपका सिट्रिक एसिड है, तो जो आपका सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, सिट्रस का मतलब रेशेदार। इसी तरीके से रेड आंट से हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, क्योंकि फॉर्मिका रेड आंट के लिए यूज़ होने वाला लैटिन वर्ड है। ये जो नाम से ये ट्रेडिशनल नेम है, और आज की डेट में हम इनको ट्रिवियल या कॉमन नेम के नाम से जानते हैं। कुछ कॉमन नेम्स क्या हैं? कुछ कॉमन नेम्स को आज भी फॉलो किया जाता है अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जो है वो एक कॉमन नेम है, जो कि एक न्यूली डिस्कवर्ड C6 क्लस्टर को दिया गया है, जो कि एक तरीके का कार्बन ही होता है, और इसकी सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है इसकी किसके साथ? मम्मी फ़ोन आ रहा है। इसकी सिमिलैरिटी है जियोडेसिक डोम्स के साथ, जिसको फेमस आर्किटेक्ट R बकमिनिस्टर फुलर ने डिस्कवर किया था या पॉपुलराइज किया था। कुछ नाम यूज़फुल होते हैं और कुछ केसेस में इंडिस्पेंसिबल होते हैं, यानी कि अभी तक इनको मेन स्ट्रीम से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलरली जब इनका ऑल्टरनेटिव सिस्टमैटिक नेम्स हमारे पास हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, तो हम उनके छोटे नाम याद रखना हमारे लिए आसान रहता है, जो कि ऑलरेडी पॉपुलराइज्ड हैं। तो कॉमन नेम्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेबल में दे रखे हैं, ट्रिवियल नेम्स। पहला है आपका मीथेन, दूसरा N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, N-प्रोपाइल, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म,
एसिटिक एसिड, बेंजीन, एनिसोल, एनिलीन, एसिटोफिनॉन, एथाइल, मिथाइल ईथर। आगे बढ़ते हैं। आयुपैक सिस्टम क्या है या आयुपीएसी सिस्टम क्या है नॉमेनक्लेचर का, क्योंकि यही हमारा मेन है, इसी के ऊपर मेजरली क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक सिस्टमैटिक नेम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो जनरली उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने से निकलता है और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने से निकलता है जो कि उससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि अब ये एक एग्जाम्पल है, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है प्रॉपर। तो एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। इसके अंदर कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। 6 के पास आपके देखो 3 फंक्शनल ग्रुप, नहीं 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ब्रांच है। ब्रांच मिथाइल की है, दूसरे पे अटैच्ड है इधर से, और इधर से 1 2 3 4 5वें पे अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है और ब्रोमीन का है। तो ये हो गया 1 2 3, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल, हेक्सेन 2 ओल, ये है नाम। तो अगर हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को देखें तो पेरेंट चेन जो है उसको आप उसके एक्चुअल नेम उसका रख सकते हैं। जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है खाली, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होता है अगर उसमें एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। आईयूपीएसी नेम होमोलॉगस सीरीज का हाइड्रोकार्बन के वो है एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले। पैराफिन जो कि लैटिन लिटिल एफिनिटी से बना है, वो अर्लियर नेम है जो कि इन कंपाउंड्स को पहले दिया गया था, पैराफिन कंपाउंड्स, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएंगे, क्योंकि उसमें अभी हाइड्रोजन ऐड होने की कैपेसिटी है, बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, एल्केन्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो नाम है ऐसे कंपाउंड्स के, वो उनके चेन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं और वो सफिक्स इन के साथ ऐड करते हैं, और उनके पास एक प्रीफिक्स भी होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि उसकी चेन में मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका CH4 से लेकर के C4H10 तक, जहाँ पे प्रीफिक्सेस ट्रिवियल नेम से ही निकलते हैं। तो आईयूपीएसी नेम जो है कुछ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के वो दे रखे हैं टेबल 12.2 में, और जो अल्केन्स हैं वो टेबल 12.2 में दे रखे हैं। और वो आप देखेंगे कि हर एक जो है वो दूसरे से CH2 ग्रुप के फ़र्क से चल रहा है, ठीक है। होमोलॉगस एल्केन सीरीज बोलते हैं इनको, ठीक है। अब पहला है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, आइसोसेन और आपका ट्राईएकोन्टेन, ओके। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ब्रांच चेन कंपाउंड में छोटी छोटी कार्बन चेन्स, छोटी छोटी चेन्स होती हैं कार्बन एटम की, जो कि एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम से अटैच होती हैं पेरेंट चेन के। और जो छोटी कार्बन चेन्स हैं या ब्रांचेज हैं उनको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसका एग्जांपल लो आप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये वाला कहलाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, या इसको आइसो पेंटेन भी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मीथेन का बन जाएगा आपका जो ग्रुप बनेगा, जो साइड चेन बनेगी उसका मिथाइल बन जाएगा, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल और डेकेन का डेकाइल। एब्रीविएशंस को हम यूज़ करते हैं कुछ अल्काइल ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल मिथाइल को एब्रीविएट कर लिया हमने, और इसकी जगह खाली ME यूज़ करेंगे, इथाइल की जगह खाली ET यूज़ करेंगे, प्रोपाइल की जगह खाली PR यूज़ करेंगे, ब्यूटाइल की जगह खाली BU यूज़ करेंगे। तो जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको ब्रांच भी किया जा सकता है, ब्रांच में भी लगाया जा सकता है। तो जो प्रोपाइल और ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं उनके ब्रांच स्ट्रक्चर्स ये दे रखे हैं। जैसे कि आइसोप्रोपाइल है, ये एक्चुअली है तो इथेन में आपका एक आपका प्रोपेन ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। एक आपका वो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, आइसोप्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। अच्छा, सेक ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में अंतर क्या है? अगर आपका लास्ट कार्बन से अटैच है तो सेक ब्यूटाइल, और आपका अगर इधर मिडिल वाले कार्बन से अटैच है तो आइसोब्यूटाइल। इसी तरीके से टर्ट ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल,
इसमें टर्शरी और प्राइमरी कार्बन का चक्कर है। कॉमन ब्रांच ग्रुप के स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोपाइल ग्रुप है उसको नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो जो ब्रांच ब्यूटाइल ग्रुप है उसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं, और जो आइसोब्यूटाइल और टर ब्यूटाइल ग्रुप ब्रांच ब्यूटाइल के हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल यूनिट्स जिसको हम नियोपेंटाइल ग्रुप भी बोलते हैं, इसकी बात हम करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं कार्बन। नॉमेनक्लेचर जो है ब्रांच चेन एल्केन्स का, वो हमको कैसे करना है। तो बहुत सारे ब्रांच चेन एल्केन्स हमारे सामने आएंगे और इनके जो रूल्स हैं इनके नाम रखने के वो नीचे दे रखे हैं। क्या रूल्स है, स्टडी कर लेते हैं इनको। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूल के अंदर। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इस एग्जाम्पल में 9 कार्बन एटम्स बैठ रहे हैं लंबी वाली चेन में, उसको आप पेरेंट चेन या रूट चेन बोल दोगे। और पेरेंट को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में पेरेंट को आपने सेलेक्ट कर लिया, पेरेंट चेन को। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 शो करे हैं, आपने पहले सीधा सीधा काउंट करा तो 9 आ रहे हैं। फिर आपने ब्रांच वाले काउंट करे, सीधे वाले छोड़ दिए, उसको आपने प्रोपाइल ग्रुप मान लिया तो 8 आ रहे हैं। तो आपका सेकंड वाला ग्रुप सेकंड वाला सिलेक्शन गलत है, पहला वाला सही है, क्योंकि 9 आने चाहिए, लंबा आना चाहिए सबसे ज़्यादा। 8 9 से कम है तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, 9 हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो कार्बन एटम है पेरेंट चेन के, उनको हम नंबर देते हैं ताकि हम पेरेंट एल्केन को आइडेंटिफाई कर सकें, और कार्बन एटम की पोजीशन जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ही कोई ना कोई और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है वो आकर के लगा है, वहाँ पर ब्रांचिंग हुई है। अच्छा, जो नंबरिंग है उसको इस तरीके से करते हैं ताकि जो ब्रांच्ड कार्बन है वो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो जो नंबरिंग होगी उसको 2 तरीके से किया जा सकता है, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो 2 और 6 नंबर आता है, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो 4 और 8 नंबर आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 6 पहले वाले में, और अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो आएगा 4 और 8। तो जो नेम्स हैं अल्काइल ग्रुप के जो कि ब्रांच से अटैच है उसको फिर हम प्रीफिक्स कर देंगे पेरेंट एल्केन के नाम के आगे, और जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की उसको हम अप्रोप्रिएट नंबर से इंडिकेट करेंगे। अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, और कंपाउंड का जो नाम है जैसे कि 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉनेन, वो हमारा निकल करके आ जाता है। ठीक है, नाम के बीच में हम छोटे छोटे हाइफन्स भी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं और तो नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, और जो नाम है आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स का उसको रिपीट नहीं करेंगे बल्कि खाली प्रीफिक्स लगा देंगे। जैसे 2 2 डाइमिथाइल, 3 4 ट्राइमिथाइल, और आपका 3 4 5 ट्राइमिथाइल, और 1 2 3 5 टेट्रा मिथाइल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि चेन चाहिए उतने की। तो हाँ, मतलब ये है कि अगर जितने ग्रुप्स होंगे उतना डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे। पेंटा हेक्सा इसी तरीके से। और अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अभी आपको लिखना होता है तो अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं तो फिर आपको डाई ट्राई टेट्रा का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है अगर अलग अलग नाम है तो। ठीक है, जैसे कि 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन है, फिर 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन है, फिर आपका ये 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशन में हमको मिलते हैं तो जो लोअर नंबर है वो हम देंगे जो कि पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रिंग में उसको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इथाइल और मिथाइल है तो इथाइल पहले आता है तो इथाइल को आपको लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर नंबरिंग किस तरीके से करनी है कि लोएस्ट नंबर आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली, जो पहले आ रहा है उसको, अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग में जो पहले आ रहा है उसको सबसे कम वाला नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, जो ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है उसको आप इस प्रोसीजर से उसका नाम रख सकते हैं। उसके अलावा कार्बन एटम जो है ब्रांच का जो कि रूट एल्केन से जुड़ा हुआ है उसको आप 1 नंबर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये है आपका 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल 1,3। अच्छा, ब्रांच के अंदर भी
डिविजन्स हो सकते हैं, जैसे ये ब्यूटाइल ब्रांच है, ब्यूटाइल की दूसरे और नहीं पहले और तीसरे पे अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। फिर इस चेन को अगर किसी फर्दर ग्रुप से अटैच कर देंगे तो वो आपकी ये भी एक चेन बन जाएगी, अल्काइल चेन बन जाएगी। अच्छा, जो ब्रांच चेन बन जाएगी, जो नाम है ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप का, उसको हम पेरेंथीसिस में रखते हैं और कंपाउंड का नाम रखते हैं यानी ब्रैकेट्स में रखते हैं। ट्रिवियल नेम्स अगर हम लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट के तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमको लिखना होता है, उसमें आइसो नियो को हम फंडामेंटल नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप का पार्ट मानते हैं। सेक और टर्ट इनको हम नहीं मानते फंडामेंटल नेम का पार्ट। आइसो का अगर हम यूज़ कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड कॉमन प्रीफिक्सेस का यूज़ कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप का नाम रखने के लिए, तो वो भी IUPAC अलाउ करता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर अलाउ करता है जब तक के आगे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। जैसे कि मल्टी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में जो रूल्स हैं उनको आपको याद रखना है। कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पहला रूल ये है कि अगर 2 चेन्स हैं इक्वल साइज़ के तो उसमें जो चेन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ज़्यादा साइड चेन्स होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें सबसे ज़्यादा साइड चेन्स आ रही हैं, जैसे और एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया चेन का, तो नंबरिंग आपको उस एंड से करनी है जो कि सब्स्टिट्यूएंट के ज़्यादा क्लोज है। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका नाम है 5 पेरेंथीसिस 2 इथाइल ब्यूटाइल पेरेंथीसिस क्लोज 3 डाइमिथाइल डेकेन एंड नॉट 5। अच्छा, ये नहीं होगा इसका नाम, ठीक है। अगला कंपाउंड है इसी तरीके से 5 सेक ब्यूटाइल 4 आइसो प्रोपाइल डेकेन and next is 5,2,2 dimethyl parenthesis in parenthesis 2,2 dimethyl propyl nonene। now moving on, साइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? तो एक सेचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को हम साइक्लो लगा करके, प्रीफिक्स साइक्लो लगा करके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन एल्केन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर साइड चेन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो इन रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम हमको दे रखे हैं, जैसे कि आपका ये साइक्लोपेंटेन है, ये 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन है, और ये वाला आपका 1 इथाइल 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो डी जो है वो ई से पहले आ रहा है ना, तो डी को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, इनके IUPAC नाम रखने हैं, सही है। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, फिर इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो IUPAC नेम्स क्या है कुछ हाइड्रोकार्बन्स के और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं वो नीचे दे रखे हैं। आपको एक्सप्लेन करना है कि नेम्स पेरेंथीसिस में जो दे रखे हैं क्यों वो इनकरेक्ट है। जैसे पहले वाला है तो इसमें मुझे इसको बड़ा करके यूज़ करना पड़ेगा पेन का। देखो एक लेट मी चेंज द कलर। एक 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहे हैं, है ना। और अगर मैं किसी और चेन को काउंट करूं, जैसे इस वाली को अगर मैं काउंट कर लूं इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो भी 8 आएंगे, है ना। और अगर मैं इस वाली को काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रहे हैं, ये वाला तो जाएगा, यानी 8 वाला ही सही है। अब 8 में कौन से वाले को इंक्लूड करना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 हो गए, यानी ऑक्टेन तो कंफर्म है ये। अब ऑक्टेन के बाद हमें फोकस करना है इसके नाम रखने पर। ये 2 आपका मिथाइल 3 मिथाइल है इसमें, तो 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल। तो 3 मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ अटैच्ड है वो हमको देखना है ना। तो देखिए आपका इधर से आपको लोएस्ट नंबरिंग देनी होती है ना, तो 1 2, ये वाला तीसरा है, ये वाला चौथा पड़ रहा है, इधर से 4th पड़ रहा है, और 5 6 7 ये वाला 7 पड़ रहा है।
अच्छा जी, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये वाला पहला पड़ेगा, नहीं ये वाला दूसरा पड़ेगा, 1 2 3 4, ये वाला पांचवा पड़ेगा और ये वाला छठा पड़ेगा। अच्छा, पेरेंथीसिस में दे रखा है 347 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, ये क्यों गलत है, और 256 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन क्यों सही है आपको बताना है। तो 256 वाला इसलिए सही है क्योंकि हमको सम चेक करना होता है, जहाँ से हमको लोएस्ट सम मिलता है हम वो वाला लेते हैं। जैसे कि ये अगर हम ये वाले को करते हैं, इसका सम बनाते हैं तो ये आएगा 7 3, ये आएगा 14, ठीक है। और इसका अगर हम सम करते हैं तो ये आएगा 5 6 11 12 13 13 आ रहा है। तो ये क्योंकि लोएस्ट सम जिस लाइन से आता है वो हमको लेना होता है, तो इस वजह से ये वाला आपका सही हो गया पहला वाला। देखो रीज़न में क्या दे रखा है, लोएस्ट लोकेंट नंबर 256 इज़ लोअर देन दिस वन। अब बी पार्ट करते हैं। लेट्स चेंज द कलर वंस अगेन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अच्छा, और अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से ना ले करके यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक ही बात आ रही है, इथाइल ही लगेगा दोनों तरफ से। तो 7 की तो ये वाली चेन हो गई लंबी वाली, ये तो 7 है ही, कंफर्म है 7। अब कहाँ कहाँ अटैच्ड है इसकी बात करनी है हमको। तो ये वाला आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ से तीसरा नंबर बना, चौथा, पाँचवा है ना, पाँचवा नंबर बना, और इधर से बना तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो दोनों सेम ही है। लेकिन आपको ध्यान, अब यहाँ गड़बड़ क्या है वो मैं बता देती हूँ। 3 5 तो आ रहा है दोनों तरफ, फ़र्क ये है कि ये वाले को और से देखो, इथाइल है और ये मिथाइल है, तो आपको जो वो है नंबरिंग जो करनी होती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करना होता है। तो इसको 3 मिलना चाहिए, कोशिश हमारी ये रहेगी। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल पेंटेन इसलिए सही है क्योंकि हमको अल्फ़ाबेटिकली जो सबसे पहले आ रहा है उसको लोएस्ट नंबर देना होता है। सही है, आगे बढ़े, इसका रीज़न देख लो क्या है। यही है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन इक्विवेलेंट पोजीशन, लोअर नंबर इज गिवन टू द वन दैट कम्स फर्स्ट इन द नेम अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सही है, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। फंक्शनल ग्रुप वाले नॉमिनेचर की बात अगले